झारखंड में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। सत्ताधारी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। राजभवन को बताया राजनीति का अखाड़ा। झारखंड हाईकोर्ट में रूपा तिर्की मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई। रूपा तिर्की के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश। 29 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। झारखंड में अवैध खनन को लेकर आरोप प्रत्यारोप। रामगढ़ में किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के निशाने पर प्रशासन और विधायक अंबा प्रसाद। बालू तस्करों को संरक्षण देने का आरोप। कोरोना की वजह से 1.5 साल से ऑनलाइन हो रही पढ़ाई, अब बच्चे हो गए आदी। इंप्रूवमेंट को लेकर रांची के कई स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने दी प्रतिक्रिया। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात झारखंड में। झारखंड में इन दिनों राजनीतिक गलियारों में बेहद हलचल हो रही है, जहां एक तरफ गठबंधन की सरकार और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल से गुहार लगाने के मकसद से राजभवन पहुंच रही है। इसी कड़ी में सत्ता पक्ष के जितने भी लोग हैं उन्हें ये अब रास नहीं आ रहा। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी ने राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा में तब्दील कर दिया है। इन्हीं आरोपों पर कटाक्ष करते हुए अनुसूचित जाति मोर्चा के अमर बावरी ने झारखंड में मौजूदा गठबंधन की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हेमंत सरकार में किसी व्यक्ति के पास संविधान की जानकारी ही नहीं है। साथ ही सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। राज्य सरकार बस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। और उनको संविधान, लोकतांत्रिक मर्यादा, परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। आप जब ये कहते हैं कि भाई आप राजभवन को सामाजिक या राजनीतिक अखाड़ा बना रहे, तो ये नौबत क्यों आ रही है, आपको भी समझना चाहिए। जब ऐसे ऐसे उदाहरण आपके पास है और आपके तरफ से कार्रवाइयां जो है शिखर है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने कोई उसमें एक्शन नहीं लिया है। आप सीधे तौर पे शासन को अपने मनमानापन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, लोगों को दबाने के लिए, अपने धन उपार्जन के लिए, अपने संपत्ति की वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए आप उपयोग कर रहे हैं। जब आपसे कोई राहत नहीं है, जब से आपसे कहीं हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो हमारा लोकतांत्रिक कदम तो और एक आएगा कि हम कोई बंदूक लेकर के रास्ते पे नहीं आ सकते। हम तो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, हम तो लोकतांत्रिक पद्धति के विचार भरोसा रखने वाले लोग हैं, हम परंपराओं का इसे भरोसा रखने वाले लोग हैं। बहुचर्चित साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत मामले में हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में रूपा तिर्की के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ राज्य सरकार को 4 हफ्तों में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा गया है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि साहिबगंज के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की बीती 3 मई को फंदे से झूलकर उनका शव उनके कमरे में मिला था। इस मामले में हेमंत सरकार ने जांच आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। उनकी बेटी जो सब इंस्पेक्टर थी साहिबगंज में, और उसको आत्महत्या दिखाया गया है पुलिस के द्वारा, और उसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोग चाहते थे सीबीआई की हो। इसकी डिटेल सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने कहा कि इसमें तथ्य है, और इसको सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने एडवोकेट जनरल को बोला कि आप एफिडेविट फाइल करिए। 29 जुलाई को रखी गई है। इस बीच में माननीय न्यायालय ने रांची के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को डायरेक्शन दिया है कि आप जो है इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें विद इमीडिएट इफेक्ट। झारखंड में छोटे से बड़े मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहता है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में ताजा मामला है अवैध बालू उत्खनन को लेकर। इस बार खेल का मैदान है झारखंड का रामगढ़ जिला। इस जिले में किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के निशाने पर बालू तस्करी को लेकर न सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारी निशाने पर आए हैं, बल्कि इस बार बड़कागांव विधायिका अंबा प्रसाद का पैर भी इस आरोप के दलदल में फंस गया है।
किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा की तरफ से बालू तस्करों को संरक्षण देने के आरोप न कि सिर्फ सीईओ और जिले के खनन पदाधिकारी पर लगे हैं, बल्कि इस बार बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद का नाम भी तस्करों को संरक्षण देने वालों की सूची में शुमार हुआ है। संघर्ष मोर्चे की ओर से मामले में शिकायत की कॉपी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजी गई है। बड़कागांव विधायक के संरक्षण में उसके भाई द्वारा दर्जनों स्टॉक यार्ड बनाए गए हैं, बालू की तस्करी की जा रही है और इसकी अवैध वसूली का मोटी रकम क्षेत्र के अंचल अधिकारी, बड़कागांव थाना प्रभारी और हजारीबाग डीएमओ को जाता है। आए दिन गरीब ट्रैक्टरों वालों को जबरदस्ती पकड़ा जाता है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए छोटी नदी नालों से बालू उठाकर अपना गृह निर्माण करती है। कि बालू की तस्करी हो या फिर खनिज अयस्कों की जिस तरह से कालाबाजारी पूरे राज्य में चरम पर है, तो वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के सत्ता में आने के बाद जिस तरह से माफिया तत्वों का मनोबल बढ़ा है, मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि वो रोकने के संबंध में कोई कार्रवाई करे। कोयले की कालाबाजारी आम है और जिस तरह से माफिया तत्व सरकार को या प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। और इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बड़कागांव के जो स्थानीय किसान संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी ने कंप्लेन किया है राज्यपाल को पत्र लिखकर कि इस क्षेत्र में विधायक के भाई के द्वारा बालू की कालाबाजारी की जा रही है और कोई किसान अगर आपत्ति दर्ज करता है, अपने घरेलू उपयोग के लिए नदियों से बालू ले जा रहा होता है, तो माफिया तत्व अवरोध उत्पन्न करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के पपलो पंचायत अंतर्गत जुनोरी गांव में शिक्षक भीम महतो ने एक अनोखी पहल की है, जहां जुनोरी गांव स्थित शिव मंदिर में लगे लाउडस्पीकर से बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। उनके द्वारा पूरे गांव के चौक चौराहों में हिंदी वर्णमाला और अंग्रेजी वर्णमाला का पोस्टर दीवारों पर चिपकाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों के हित के लिए बंद किया गया है, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा बाधित हो गई है, जिसके बाद विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। लेकिन गरीब बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, जिसे देखते हुए गांव के बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए गांव के चौक चौराहों में वर्णमाला का पोस्टर दीवारों पर लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत अच्छा अनुभव है कि एक सरकारी शिक्षक के द्वारा ऐसा पहल बहुत ही अनोखा पहल लग रहा है और हम लोग ग्रामीण उनको बहुत भारी मात्रा में सहयोग भी कर रहे हैं। जिससे बैनर पोस्टर भी लगाए, उसमें भी हम लोग सहयोग किए। बच्चे को इकट्ठा कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं। इनका कार्य काफ़ी सराहनीय रहा है। हम लोग का जो तन मन धन से सहयोग करने का चारा हम लोग उनके साथ कर रहे हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। लाउड स्पीकर से बच्चे लोगों को देखें कि जो मोबाइल बच्चे लोगों के पास नहीं है और 1 to 3 का बच्चा सबसे ज़्यादा जुनोरी स्कूल से जाता है और यहाँ के बच्चे लोगों के पास है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या किए कि पूरे गांव को एगो पोस्टर्स लगा दिए। कहीं ऐसे एप्पल वाला, कखा कखा, फल, वेजिटेबल्स पूरे गांव में लगा दिए। ये एगो स्कूल रहे और बच्चे लोग जो है सो खेलते कूदते पढ़ेगा। यहाँ ग्रामीणों ने मंदिर में है, वहाँ पे बाजा लगा हुआ है और वहीं से हम अनाउंस करते हैं और बच्चे अपने घर में रहकर पढ़ते हैं। जमशेदपुर से 15 किलोमीटर दूर गाड़ी कोचा और सोनाहाटू गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आज भी इस गांव के लोग तालाब से पानी लाकर पीते हैं, जबकि जरूरत का सभी काम इसी तालाब में होता है।
ना तो इस गांव में बिजली है, ना चापाकल और ना ही आने जाने का रास्ता। जबकि बिहार से झारखंड को अलग हुए 21 साल बीतने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस गांव के लोग लालटेन युग में जीने को मजबूर है। लेकिन अब ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी तब तक हम ना किसी को वोट देंगे और ना ही किसी नेता को अपने गांव में घुसने देंगे। जी को पता है जी, हम लोग का गड्ढा में हम लोग पानी पीते हैं, इतना दूर से ले जाते हैं। तब जो हमको पानी नहीं मिलते हैं, नहीं तो जो कुछ आएगा मेहमान पानी भी नहीं मिलेगा। अंतर्गत गंभीर कोचा जो सोनागढ़ा गंभीर कोचा चढ़िया गांव पड़ता है, ये लोग को 1 किलोमीटर दूर पानी लाने के लिए आना पड़ता है। और ये जो यहाँ का पानी का कोई सिंचाई नहीं है, ये तालाब से पानी लेकर ये लोग को पीना पड़ता है। बहुत दिक्कत होता है और तालाब का पानी ही पी के वो लोग गुजारी करता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाला जबीन जुड़ चुकी है। लाला, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है कि इतने सालों बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, ना इनको पीने का पानी मिल पा रहा है, ना कोई और सुविधा। नूपुर, ये जो मामला है ये जमशेदपुर से सटे 15 किलोमीटर दूर जो है कोटका प्रखंड पूरा तेतला पंचायत का, जहाँ पे ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत शर्मनाक बात है कि आज भी यानी आजादी को 74 साल बीत चुका है और साथ साथ जो है झारखंड को अलग हुए भी 21 साल बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ की स्थिति ज्यों की त्यों है। आज भी बच्चे लालटेन में पढ़ते हैं, महिलाएं जो हैं 1 किलोमीटर दूर जाकर करके पानी लाती हैं और जितने जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पे उस सब से ये गांव है वंचित है। क्योंकि लगातार जो है यहाँ पे विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं और बहुत सारे दावे करते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो सिर्फ यहाँ पे इस गांव को देखने के बाद ये पता चलता है कि सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं है। कहे कि जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि सोना हाथू गांव के लोग जो है सारे मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। आज भी इस गांव के लोग जो है तालाब से पानी लाकर पीते हैं। जो आज यहाँ पे देखा जा रहा है कि सभी जगह बोरिंग हो गया है, पानी टिस्को का, जमशेदपुर में देखा जा रहा है कि सभी घरों में टिस्को का पानी है, लेकिन आज भी वो तालाब से पानी लाकर पीते हैं। और ये सबसे बड़ा ये बात है कि आज जितनी लाला, क्या प्रशासन इस गांव की स्थिति से अवगत है और क्या प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों को किसी तरह का आश्वासन दिया गया है अभी तक? यहाँ पे नुपुर ये बता दो कि इन लोगों को आश्वासन तो मिलता ही रहता है, लगातार इन लोगों को आश्वासन मिलता है विधायक की तरफ से और साथ साथ जो है यहाँ के सांसद हैं उनकी तरफ से, तो सभी की तरफ से तो आश्वासन मिलता है। जिला प्रशासन अगर आप ही तो मान के चले ना कि आश्वासन के अलावा इन लोगों को क्या मिला, क्योंकि ये जो जमशेदपुर से 15 किलोमीटर दूर है वहीं पर ये कोटका जगह है जहाँ पे आज भी वैसे सभी चीज से वंचित हैं। तो आप एक चीज देखें कि सिर्फ आश्वासन के अलावा यहाँ पे मिला ही क्या है, यहाँ सिर्फ आश्वासन मिला है। कुछ यहाँ पे कुछ जो भी मूलभूत समस्याएं हैं इन लोगों की वो तो आज तक नहीं मिला। तो हर बार जिस तरह से लोग वोट लेने आते हैं, राजनीतिक पार्टी जो भी है वोट लेने आती है लोगों को, आज इस बार लेकिन जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि अगर कोई वोट लेने आएंगे तो हम लोग अब वोट देंगे नहीं जब तक हम लोग की जो है मूलभूत सुविधाएं हम लोग को नहीं मिलेगी। क्योंकि बच्चे भी आज के इस युग में लालटेन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये शर्मनाक की बात है। क्योंकि कहाँ बच्चे को बढ़ावा मिल रहा है, उन्हें पढ़ने के लिए बहुत सारे आज बच्चे देखा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, सभी तरह की सुविधाएं हैं, एक से एक वो ऑनलाइन आपको ट्यूशन मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है। लेकिन आज भी यहाँ के बच्चे जिस तरह से जी रहे हैं कि एक लालटेन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि ये लोग किस तरह से जी रहे हैं। और आज भी वो तालाब और है ना लाला, ग्रामीणों में किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रामीणों ने यहाँ पे जंग छेड़ दी है। उनका कहना है कि जब तक हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी तब तक हम किसी को भी वोट नहीं देंगे।
अब जो है पहले भी लोग कहे थे तो उन लोगों को आश्वासन मिला था नुपुर, लेकिन इस बार जो है अब जो वो लोग एकदम साफ तौर पे कह दिए हैं कि हमारी लड़ाई आर पार की है। उन्होंने कहा कि जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी तब तक हम ना तो किसी को वोट देंगे और ना ही किसी नेता को अपने गांव में घुसने देंगे। तो अब जो बड़ी बात ये आ रही है कि गांव में ये लोग घुसने भी नहीं देंगे। अब जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, ये जो भी विधायक हो, सांसद हो, किस तरह से इस मामले को देखते हैं, क्योंकि लगातार जो है ये लोग अपनी मूलभूत सुविधाएं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहना है इनका कि हम लोग कितना कर सकते हैं, क्योंकि सही बात है कि ये लोग ग्रामीण इलाके के रहने वाले हैं और कितना ये लोग कर सकते हैं। ना तो यहाँ पे बहुत सारी जो है किस्तों की सुविधाएं हैं, ना सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं हैं। तो ये लोग जो बन पड़ता है वो अपने तरीके से जी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज भी ये लोग पानी जैसा तैसा पी रहे हैं। अब देखा जा रहा है कि बरसात बिल्कुल लाला, देखना होगा कि प्रशासन अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए लाला जबीन। तो मूलभूत सुविधाओं से आज भी गांव वंचित है, लालटेन युग में जीने को मजबूर है ग्रामीण। कोरोना महामारी की वजह से 1.5 साल से स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई की प्रणाली अब ऑनलाइन तरीके से जारी है। पिछले वर्ष ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत के साथ स्टूडेंट्स को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि काफी समय ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई के बाद बच्चे इसके आदी हो चुके हैं। बच्चों में दिख रहे सुधार को लेकर रांची के विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। तक हम लोगों को ऑर्डर नहीं आ जाता है सरकार की तरफ से, और अभी सारे लोग भयभीत हैं थर्ड वेव की तरह। कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा, ना सरकार रिस्क लेना चाह रही है, ना पेरेंट्स, ना स्कूल। तो जब तक थर्ड वेव नहीं आ जाता उसका प्रकोप देख लिया जाएगा, उसके बाद ही कुछ डिसीजन होगा। कोविड हुआ, बच्चों की लाइफ जो है रिस्क हो गई, तो बच्चों से कैसे कांटेक्ट किया जाए, उनको कैसे उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू किया जाए, इसके लिए यह ऑनलाइन व्यवस्था जो है ऑनलाइन टीचिंग की गई। यह कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि एजुकेशन का मतलब केवल सब्जेक्ट पढ़ाना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाना नहीं होता है। एजुकेशन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट आती है, एक्टिविटी आती है, पीयर ग्रुप में कैसा बिहेवियर करता है बच्चों का रहेगा, उनको एथिकल जो चीज़ें हैं, हैबिट्स के जो चीज़ें हैं, मैनर्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स पहले से ज़्यादा इक्विप्ड, ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं, आईटी फ्रेंडली हो गए हैं, और बच्चे इस चीज़ को जानने लगे हैं। अब ये उनको समझ में आने लगा है कि हम कितने समय तक बच्चों को हम क्लासेस दे सकते हैं। स्क्रीन शेयर करना, वीडियो शेयर करना, एनिमेट करना, ये सारी बातें टीचर्स अब बहुत अच्छी तरह से समझ लगे हैं। वो आईटी फ्रेंडली ज़्यादा हो गए हैं और बेहतर है। अब उसका इम्पैक्ट बेहतर पड़ रहा है, पहले जो था उससे बहुत बेहतर हो रहा है। देवघर के नए एसपी के रूप में आईपीएस धनंजय सिंह ने पदभार ग्रहण किया। पुलिस कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में तत्कालीन एसपी अश्विनी सिन्हा ने नए एसपी को पदभार सौंपा। नए एसपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए जिले में साइबर क्राइम कंट्रोल को अपनी प्राथमिकता बताया है। गौरतलब है कि तत्कालीन एसपी अश्विनी सिन्हा का तबादला रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में कर दिया गया है। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर पंचमुखी मंदिर के पास लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के विरोध करते हुए स्थानीय लोगों ने एक बार फिर से जमकर हंगामा काटा। लोगों को उग्र होता देख प्रशासन ने भी जमकर लाठियां बांधी। लगातार 4 घंटे तक चले स्थानीय और पुलिस के बीच नोकझोंक के बाद माहौल शांत करवाया गया। आपको बता दें कि मैदान में लाइट हाउस निर्माण को लेकर काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। उसके बारे में हम लोग को कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ पता नहीं था, और सारा चीज हम लोग का यहाँ जैसे कि कर्मा पूजा, सरस्वती पूजा, हर चीज हम लोग यहाँ करते हैं सर। और यहाँ बहुत सारा, बहुत दिन से हम लोग ये सब कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे सर, ये तो बताइए। भी बता
मेरा जन्म यहीं पे हुआ है और ये आंगन मेरा आंगन है। अगर हम चाहते तो यहाँ पे मंदिर बना सकते थे, मगर हमने नहीं बनवाया। यहाँ पे घर बना सकते थे, मगर हमने नहीं बनाया, क्योंकि ये मेरे बच्चों का पार्क है। अगर ये सरकारी था तो पप्पू सिंह ने यहाँ पे क्यों पार्क बनवाया? अगर ये बस्ती HSC का था तो नवीन सर ने यहाँ पे नाली रोड क्यों बनवाया? अगर मैं उनका बस्ती सरकारी था तो यहाँ बाथरूम और गैस क्यों दिलवाया? राशन कार्ड और लाल कार्ड। दुमका के कोलाजोड़ा गांव में पीने के पानी की घोर समस्या है। इस गांव में 2 टोला है जो आदिवासी बहुल गांव है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जंगल के बीच स्थित गंदे दोभा का पानी पीने को मजबूर है। गंदे पानी पीने के कारण कई ग्रामीण बीमार भी पड़ चुके हैं। गांव का सरकारी स्कूल का चापाकल मिलाकर कुल 4 चापाकल गांव में है, लेकिन सभी चापाकल खराब पड़े हुए हैं। वही ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जब से चापाकल इस गांव में स्थापित किया गया है, तब से लेकर आज तक ग्रामीण 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर पीने का पानी लाते हैं। जब से चापाकल खराब हुआ है, मांझी टोला के ग्रामीण आधा किलोमीटर दूर जोरिया में स्थित दोभा या झरने का पानी पीने के लिए मजबूर है। और इतना ही नहीं, इस टोला के ग्रामीण उबड़ खाबड़ ढलान और दुर्गम रास्ते से पानी लाते हैं और दोभा झरना का पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। वही पानी की समस्या को लेकर दुमका उपायुक्त ने कहा कि PHD विभाग को निर्देश दिया गया है कि गांव के सभी चापाकल सर्वे करे और पानी की समस्या की शिकायत आने पर 24 घंटे के अंदर समस्या दूर करने का निर्देश दिया है। चापाकल 2 साल से खराब है। बरसात के दिन में कुआं का गंदा पानी पी रहे हैं। गर्मी के दिन में दूसरे गांव से मुड़हसाल करी पहाड़ी वहां से ला रहे हैं। जैसे कि गर्मी के टाइम में तो दूसरे गांव से ले आते पानी, दूसरे गांव से पानी लाते हैं पीने के लिए। जैसे कि वटंग जो डुमरिया ये सब गांव से पानी लाते हैं और सब गांव है बहुत दूर दूर में गांव है, पानी लाते हैं उधर से। और हमारे गांव में 2 चापाकल है। चापाकल तो बेकार पड़ा हुआ है 1 साल से पूरा खराब हुआ है। ना कोई प्रशासन आता है, ना कोई मंत्री आता है, कोई नहीं आता है देखने के। रांची विश्वविद्यालय में कोविड सेल द्वारा अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रांची विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक मौजूद रहे। वही बैठक में रांची विश्वविद्यालय की कुलपति कामिनी कुमार ने अध्यक्षता की। वही कुलपति ने कोविड सेल की बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि 26 जून तक सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके तहत सरकारी दफ्तर में 50% कर्मी ही कार्य करेंगे। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी 50% कर्मचारी के साथ कार्य कर रही है। और वही परीक्षा की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यूजी और पीजी की ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा निर्देश जारी नहीं किया गया है। सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया जाता है तो 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक एग्जाम्स होने की संभावना रहेगी। इसमें मूलतः यह निर्णय लिया गया कि हमारे जो सेमेस्टर 4 में अभी पीजी में बच्चे हैं, उनका सेमेस्टर 3 का रिजल्ट हुआ है, सेमेस्टर 4 में वो गए हैं, तो उनका फॉर्म भराने का किस तरह का प्रोसेस डेवलप किया जाए, प्लस उनका एक पेपर डिसर्टेशन होता है, वो शोध पत्र वो जमा करते हैं, शोध प्रबंध अपना तैयार करके, वो लगभग 40 से 50 पेज का होता है, तो उसको किस तरह से इवेलुएट कराया जाए, इस पर विचार किया गया। सरकार का जो आदेश है 26 तारीख तक ऑफिस में 50% की उपस्थिति रहेगी एम्प्लॉयज़ की। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस और कॉलेज के ऑफिस 4 बजे शाम तक खुले रहेंगे। और 20 तारीख से गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, विद्यार्थी नहीं आएंगे, उनकी कक्षाएं ऑनलाइन होंगी, एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होंगे, लेकिन शिक्षक 50% उपस्थिति में डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने खनिजन संपदा के कथित लूट को लेकर राज्यपाल से चर्चा की। साथ ही मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया के सामने पश्चिमी सिंहभूम के इलाके में धड़ल्ले से उत्खनन कार्य के जारी रहने की बात कही है। उनकी इस बयानबाजी के बाद सत्ता पक्ष में बैठी जेएमएम की ओर से प्रतिक्रिया भी दी गई। पार्टी के प्रदेश महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने
दीपक प्रकाश के इन प्रयासों को बेबुनियाद और समय की बर्बादी बताया। उन्होंने बीजेपी के शासनकाल में हुए कथित अनियमितता का जिक्र भी किया। के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी माननीय गवर्नर महोदया से मिलने गए थे। उन्होंने राज्य पर जो खनिज संपदा है उसकी लूट की बात कही। हमको तो हंसी आता है जिस पश्चिमी सिंहभूम के बारे में वो कह रहे हैं जेएसएमडीसी के इसमें, तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि दीपक लाल लोग इतना भूल कैसे जाते हैं। अभी विगत जब रघुवर जी की सरकार थी, 5 साल चली, उस दौरान उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री श्री सरयू राय जी ने जिस प्रकार से साहा ब्रदर्स का मामला उठाया था और ये एक्सपोज किया था कि वहां किस हद तक भारतीय जनता पार्टी संपोषित जो अवैध रूप से खनन के कार्य होते हैं, लोहारस वहां से चोरी की जाती है, सारी चीजें सामने आ गई थी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।